हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनेट लॉ। आज हम देखेंगे इस वीडियो में ट्रेडमार्क के पार्ट 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडमार्क से। अपनी पिछली वीडियो में हम ये 4 टॉपिक देख चुके हैं। व्हाट इज ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लॉ इन इंडिया, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क एंड यूज ऑफ ट्रेडमार्क। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिंजमेंट। तो चलिए देखते हैं पहले ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। Trademark gives protection to the owner by assuring them with the exclusive right to use a trademark to identify the goods or service or permits other to use it in result of payment. It is a weapon for the registration proprietor to stop the others from illegal use of the trademark. Under Section 28, the right conferred by the registration. The registration of trademark is valid if the right is given to the certified owner of the trademark. The owner has the exclusive right to use of the trademark in respect of the goods or services in which the trademark is registered, and claim maintenance in respect of infringement of the trademark is given to the holder of the trademark. तो ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क में ये बताता है कि जो ट्रेडमार्क जो भी रजिस्टर करता है, कोई भी प्रोपराइटर हो, अपनी फर्म का कोई वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करता है, तो वो सेक्शन 28 के थ्रू उसको अश्योरिटी देता है कि उसके ट्रेडमार्क का कोई इलीगल यूज नहीं करेगा। अगर कोई यूज भी करता है तो जो है वो इन रिजल्ट ऑफ पेमेंट होगा, तो उसको उसके बदले पेमेंट मिलेगा। और मान लीजिए अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो इन्फ्रिंजमेंट में वो क्लेम मेंटेनेंस में क्लेम कर सकता है, मेंटेनेंस उसका। तो ये सब जो है ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क में अंडर सेक्शन 28 जो प्रोपराइटर होते हैं उनके राइट्स को डिफाइन करता है ये। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क और सपोज टू यूज द ट्रेडमार्क बाय हिम इन फ्यूचर फॉर दिस ही मे अप्लाई इन राइटिंग टू द एप्रोप्रिएट रजिस्टर इन प्रिस्क्राइब मैनर। कोई भी बंदा अगर जो है वो क्लेम करता है कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो वो रिटर्न में एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को देके प्रिस्क्राइब मैनर में the application must contain the name of the goods, marks and service, class of the goods and the service in which it falls, name and address of the applicant, and duration use of the mark. Here the person means an association of firms, partnership firm, company, trust, state government और central government. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क सीधा सिंपल सा है कि कोई भी बंदा जो क्लेम करता है कि ये मेरे कंपनी का ट्रेडमार्क है, मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब मैनर में, रिटर्न में, राइटिंग में रजिस्ट्रार को वो एप्लीकेशन देगा। उसमें उसको ये बताना होगा उसके गुड्स की क्या मार्क है, किस किस टाइप की सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, कौन से क्लास के गुड्स हैं, कौन से क्लास की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और किस कैटेगरी में, किस सर्विस की कैटेगरी में वो फॉल करता है। ऑल्सो उसके नेम और एड्रेस होना चाहिए एप्लीकेशन एप्लीकेंट का, और ड्यूरेशन ऑफ द यूज ऑफ मार्क, कितने टाइम से वो यूज कर रहा है। और मतलब पर्सन से लेके मतलब ये एसोसिएट फर्म्स या पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क में कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। The central government, by mentioning in the official gazette, appoint a person to be known as the Controller General of the Patent, Design, Trademark, who shall be the registrar of the ट्रेडमार्क। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिशियल गैजेट पे एक रजिस्ट्रार को, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो है उस रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर होते हैं ट्रेडमार्क एक्ट में। द सेंट्रल गवर्नमेंट may appoint other officers also if they think they are appropriate for the purpose of discharging under the superintendence and direction of the registrar. The registrar may authorize them to discharge. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो और भी ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो अंडर में रहेंगे रजिस्ट्रार के ही। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट के, द रजिस्ट्रार हैज द पावर टू ट्रांसफर और विथड्रॉ द केस बाय इन राइटिंग विद द रीजन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। रजिस्ट्रार के पास पावर होती है, वो केस को विथड्रॉ कर सकता है, ट्रांसफर पावर टू ट्रांसफर और विड्रॉ, तो ट्रांसफर भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, जो है रिटर्न में देके मेंशन करके अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। डिस्कस द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एट हेड ऑफिस वेयर द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स एंड अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नोटिस और ट्रस्ट शैल बी रिकॉर्डेड। तो इनके जो भी जो है रिकॉर्ड्स हैं या नोटिस हैं, वो सब रिकॉर्ड होते हैं और उनकी हर कॉपी इट गिव्स
recorded. The copy of the register is to be kept at each branch office. It gives for the preservation of records in computer or diskettes or in any other electronic form. तो ये हर ब्रांच में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इस रजिस्टर का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, कंप्यूटर में रिकॉर्डेड हो या रजिस्टर पे हो। तो चलिए हम देखते हैं जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क में एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। It gives that the mark shall not be registered as trademark if it frauds the public or cause confusion। अगर वो पब्लिक में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड फैला रहा है या कोई कंफ्यूजन फैला रहा है तो वो रजिस्टर नहीं होगा। सेकंड है देयर इज एनी मैटर टू हर्ट रिलीजियस सस्पेक्टिबिलिटी। अगर वो कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है तो भी वो रजिस्टर नहीं होगा। थर्ड वन इज देयर इज एनी ऑब्सीन और स्कैंडलस मटेरियल। अगर कोई भी ऑब्सीन मटेरियल है उसमें तब भी वो रजिस्टर नहीं होगा। Fourth one is it use is prohibited. It provides that the mark contains exclusively of a shape of the goods which form the nature of the goods। अगर वो nature form कर लेंगे तब भी वो register नहीं होगा। The shape of the goods which needed to be obtain a technical result। अगर वो technical result तक नहीं पहुंचे तब भी वो register नहीं होगा। Technical result must be needed। The shape of the goods which gives substantial value of the good then it shall not be registered as a trademark। substantial का मतलब as a whole क्या या बहुत मतलब होल हो गया या बहुत बड़े अमाउंट ऑफ गुड्स बहुत बड़े जो है अमाउंट अगर देखा जाए तो नेचर में जो है सारे बहुत सारे गुड्स को अगर वो कवर कर रहा है तो फिर वो एक उन सब पे वो ट्रेडमार्क नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो एक पार्टिकुलर एक उसके लिए बनाते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। द रिलेटिव ग्राउंड फॉर द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट इट गिव्स द रिलेटिव ग्राउंड फॉर द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। द ट्रेडमार्क कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इफ बिकॉज इट इज इट्स आइडेंटिटी विद द अर्लियर ट्रेडमार्क एंड सिमिलरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर उसकी जो है गुड्स है सर्विसेज या ट्रेडमार्क की आइडेंटिटी पहले के किसी ट्रेडमार्क से जो रजिस्टर्ड है पहले से उससे सिमिलर है तो वो नहीं उसको रजिस्टर करेंगे। इट्स सिमिलरिटी टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड द सिमिलरिटी ऑफ द गुड्स एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन। तो अगर कंफ्यूजन की कोई प्रोबेबिलिटी है पहले से कोई सिमिलर गुड्स या वो है तो अब तब भी वो रजिस्टर नहीं करेंगे उसे। अब हम देखते हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक को रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क में प्रोसीजर एंड ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो प्रोसीजर और जो है ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में देखते हैं द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय द प्रोपराइटर ऑफ द ट्रेडमार्क। पहली चीज तो ये प्रोपराइटर के थ्रू ही एप्लीकेशन जाएगी जो उस कंपनी का प्रोपराइटर होगा अपने ट्रेडमार्क के लिए इन द प्रिस्क्राइब मैनर विद द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम विद द एडुकेट पेमेंट ऑफ द फीस। तो फीस के साथ और प्रिस्क्राइब मैनर में। दूसरी चीज ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क शेल बी ऑफ 10 years एंड रिन्यूअल ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज आल्सो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फॉर द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन और फॉर द लास्ट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 10 साल के लिए पहली बात तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है। अगर उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा तो दोबारा से री रजिस्ट्रेशन होगा तो तब भी 10 साल के लिए इसमें होगा। हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट द रजिस्ट्रार शेल सेंड द नोटिस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द लास्ट रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू रजिस्टर प्रोपराइटर। रजिस्ट्रार जो है वो नोटिस जो है भेज सकता है आपको। अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है किसी प्रोपराइटर का ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन खत्म हो तो रजिस्ट्रार जो है उसको प्रॉपर नोटिस भेजेगा। But the registrar shall not remove the trademark from the register if the implication made within the prescribed form and the prescribed rate is paid within 6 months from the expiration of the final registration। मतलब 6 महीने से पहले वो उसको रजिस्टर में से रजिस्ट्रार उसको उस ट्रेडमार्क को रिमूव नहीं कर सकता है अगर जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका हो। तो 6 महीने का टाइम पीरियड उसमें मिलता है। Expiration of the final registration of the trademark and shall renew the registration of the trademark फॉर एन इंटरवल ऑफ 10 ईयर और 10 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक को डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिंजमेंट। पासिंग ऑफ देखिए बेसिकली जो है वो कॉमन लॉ पे वर्क करता है और इन्फ्रिंजमेंट जो है वो आपका वर्क करता है ट्रेडमार्क एक्ट पे ट्रेडमार्क लॉ पे जो भी है। The measures of passing off is different from the measures of passing off is different from the measures of infringement। The claim for infringement is a lawful remedy, whereas the claim for passing off is a common law remedy। Therefore, in establishing the infringement with the respect to a registered trademark, it is only required to prove that the infringement mark is same or deceptively similar to the certified mark and no more proof is required। देखिए सीधी सी चीज है अगर इन्फ्रिंजमेंट जो है उसको लॉफुल उसमें लॉफुल रेमेडी है तो इन्फ्रिंजमेंट में जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो अगर कोई भी ट्रेडमार्क उससे जो कॉपी है जो आपको
जो आप फ्रॉड है, तो अगर वो आपका उसका ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है, अगर वो सिमिलर पाया जाता है, तो सीधी सी चीज है, इन्फ्रिंजमेंट में आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें पासिंग ऑफ की, इन केस ऑफ पासिंग ऑफ क्लेम प्रोवाइडिंग दैट द मार्क्स आर सेम और डिसेप्टिवली सिमिलर ओनली इज नॉट सफिशिएंट। देखिए सीधी सी चीज है इसमें पासिंग ऑफ में, क्योंकि ये कॉमन लॉ पे वर्क करता है, तो इसमें जो है अगर ट्रेडमार्क सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर होता है, तो उस वो एक सफिशिएंट नहीं है उसमें क्लेम करने के लिए पासिंग ऑफ में। उसमें जरूरी ये है, जो लास्ट में आप पढ़ेंगे इसमें नीचे को, तो उसमें जरूरी ये है कि प्रोडक्ट्स जो है वो गुड्स उसके सेम नहीं होना चाहिए पासिंग ऑफ में। पासिंग ऑफ का सिर्फ एक ये बेसिक जो चीज उसमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस है पासिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट में, कि पासिंग ऑफ में गुड्स जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। और आपका इसमें देखा जाए इन्फ्रिंजमेंट में, तो इन्फ्रिंजमेंट में ट्रेडमार्क नहीं सेम होना चाहिए। ये अपना लास्ट पॉइंट को देखते हैं, द यूजेस ऑफ द ट्रेडमार्क शुड बी लाइकली टू बी mislead or cause confusion. Moreover, in passing off claim, it is necessary to verify that the use of trademark by the defendant is accepted to cause injury or damage to the plaintiff goodwill, whereas the infringement suit the use of the mark। देखिए सीधी चीज है, पहले इन पासिंग ऑफ में हम देंगे इट इज नेसेसरी टू वेरीफाई, ये वेरीफाई पहले इसमें पासिंग ऑफ के केस में करना है, ट्रेडमार्क बाय द डिफेंडेंट इज एक्सेप्टेड टू कॉज इंजरी, अगर वो उसको इंजरी कॉज कर रहा है उसकी गुडविल को या प्लेंटिफ की गुडविल को, तो वो पासिंग ऑफ का केस है। अगर आप देखेंगे जो है इन्फ्रिंजमेंट के सूट में, द यूज ऑफ द ट्रेडमार्क बाय द डिफेंडेंट मस्ट नॉट कॉज एनी इंजरी टू द प्लेंटिफ, बट व्हेन अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन इज गिवन ओनली विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स। तो इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स के ऊपर जो है वो दिया गया है, उनको रजिस्ट्रेशन दिया गया है। अगर वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स में आएगा तो इन्फ्रिंजमेंट का केस होगा। और अगर प्रोटेक्शन इज therefore provided only on these goods, in passing of action that dependent goods must not be the same, it may be different, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियोस में हम देखेंगे पेटेंट लॉ के बारे में। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।